हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेरी 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 गुड इवनिंग। और आप सबका बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है परीक्षा पथ पे। मैं हूं नऊ मलिक आप सबके सामने। आशा है कि आप सब बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। एंड धर्मेंद्र, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्यम, सत्यम कुमार, राधे राधे आपको भी। विप्लव, आपको भी राधे राधे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज आप पहली बार आए हैं, तो और आप सबका आपका बहुत बहुत स्वागत है। नितिन यादव, वेरी गुड इवनिंग। रोशन, वेरी गुड इवनिंग जी। गगन, जय माता दी, और आपको माता रानी हमेशा खुश रखे। आप सभी को, आपके आपके पूरे परिवार को वो हमेशा खुश रखे। पंकज, वेलकम है आपका। तो चलो एक बार फटाफट से क्लास को शुरू करके आ जाइए। बिना किसी एक्स्ट्रा बात के हम अपने पहले सवाल पर चलते हैं। और बस अपनी लाइफ का एक ही मोटिव रखना है, कोई भी आपका काम ऐसा जो आपके भविष्य को बेहतर बना सकता है, उसको बस यही कहना है कि यस आई कैन डू इट। ठीक है, चलो। जय श्री राम। सोनू, रोहित, अमर, पंकज, वेलकम आप सभी का। विकास, अरुण, नमस्ते आपको बहुत बहुत। कुलदीप, राधे राधे। मोहित, राधे राधे आपको भी। और पहले सवाल पर हम चल रहे हैं, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज क्लास को शेयर जरूर कर देना। और हर हर महादेव आपको भी। तो पहला सवाल है आपका खेल की दुनिया से। तो खेलते खेलते इसका आंसर जरा करिएगा, क्या आपका सही जवाब होगा। सवाल है कि ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक आयोजनों के बीच में कितने वर्षों का आपका गैप होता है। राधे राधे मिस्टर अमर, कुलदीप, जाट साहब, वेलकम जी। आज कमेंट में एक शॉर्ट्स डाली थी, उसके कमेंट में कोई बच्चा मेरे से पूछ रहा था कि मैम आपका धर्म कौन सा है। आज तक का मेरा सबसे बड़ा सवाल यही रहा है। अच्छा, तो आपका यहाँ पर देखिए ओलंपिक गेम्स, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताइए, जो आधुनिक ओलंपिक गेम है, ये बहुत आता है सवाल और बहुत सारे एग्जाम्स में आया हुआ है। आधुनिक ओलंपिक गेम्स जो है वो आपके कब खेले गए थे और कहाँ खेले गए थे, ये आपको बताना है, कब और कहाँ। बाकी आपके ओलंपिक गेम्स और समर ओलंपिक गेम्स और विंटर ओलंपिक गेम के बीच में आपका 4 साल का नहीं होता। देखिए, ये हो गया आपका पहला समर ओलंपिक, ध्यान दीजिए, ठीक है। पहला समर ओलंपिक हाइपोथेटिकली मान लीजिए 2000, हाइपोथेटिकली क्या हुआ ही 2024 में है, तो दूसरा समर ओलंपिक आपका 2028 में होगा, जिसको कौन होस्ट करने वाला है मैम, आप नॉर्थ अमेरिका का लॉस एंजलिस। लेकिन पहला समर ओलंपिक और उसके बाद मैं लिखूं यहाँ पर पहला विंटर ओलंपिक, तो अगर पहला समर ओलंपिक 2024 में हुआ है तो पहला विंटर ओलंपिक 2026 में होगा। यानी कि 2 साल का गैप होता है, ना कि आपका 4 साल का। इसी तरीके से आप हमेशा कंफ्यूज कर जाते हो बच्चा, क्योंकि आप क्वेश्चन को थोड़े ध्यान से नहीं पढ़ते हो। तो आपका यहाँ पर सवाल का सही जवाब होगा मैम 2 साल के गैप पे। आपने देखा होगा, खैर 2026 वाला अभी नहीं हुआ, 2020 के ओलंपिक जो कि आपके 2021 में कोविड की वजह से हुए, ये आपके कहाँ हुए थे मैम, ये टोक्यो में हुए थे, जापान में हुए थे। उसके बाद विंटर ओलंपिक 2022 में कहाँ हुए थे मैम, वो चाइना में हुए थे। आपने देखा होगा विंटर ओलंपिक आपके खत्म हुए थे, तभी तो आपका रशिया ने क्या किया था, आपका इन्वेड इन्वेड कह लो या युद्ध शुरू कर दिया था यूक्रेन के साथ। क्या चाइना ने बोला हुआ था कि भाई एक बार ओलंपिक खत्म हो जाने दे, उसके बाद तू कर लियो। याद आया कुछ थोड़ा सा। तो देखिए आपके 2 साल, और पहले ओलंपिक बच्चा 1896 में खेले गए थे, और ये एथेंस में खेले गए थे। ये भी आपको ध्यान रखना, क्योंकि कुछ बच्चे इसका आंसर भी गलत कर रहे हैं। तो सवाल का हो गया जवाब। अगला सवाल आपका, क्रिकेट के स्टंप की ऊंचाई आपकी कितनी होती है। अगला सवाल ये है। भूपेंद्र, राम राम जी, और जो नए आए हैं राम राम। सुनील, राम राम आपको भी, वेलकम, ठीक है। शायद मलिक पर, हाँ मलिक सर नेम का एक थोड़ा सा अब बेनिफिट बोलो या जो भी आपका बोलना चाहे। देखिए, ये आपके मोमडन्स में भी होता है, ये पंजाबियों में भी होता है, और ये जाटों में भी होता है। तो देख लो एक सरनेम और कितना घूमता है। चलो बताइए आपका यहाँ पर, और एक बार प्लीज क्लास को शेयर करते रहना। यस, आ गया याद। ओके सत्यम, तुम पे मेरे को ज्यादा भरोसा तो नहीं है, बट तुम कह रहे हो तो आ गया होगा। देखो बच्चा, क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई जो कि आज के टाइम पर, देखो ये ना
चाहे वो यूट्यूब पे कोई भी सेक्टर ले लो, हर सेक्टर चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से हम कमाएं। और ये एक अच्छी भी बात है बच्चा कि आप हर कोई कमाने के लिए ही तो जीता है, मेहनत करता है। लेकिन क्रिकेट की दुनिया में कुछ चीजें बहुत ज्यादा गलत जो कि यूथ को थोड़ा सा भटका रही है। यहाँ पे स्टंप माइकिंग आपकी होने लगी, लोग पागल उड़ते रहते हैं, अरे ऋषभ पंत ने क्या बोला, अरे धोनी ने क्या बोला, अरे रोहित शर्मा ने क्या बोल दिया, किसको कौन सी गाली दे दी। इस पे फोकस ज्यादा रहता है आजकल बच्चों का। 28 इंच की होती है और इसके पिच की चौड़ाई बता दो कितनी होती है। ठीक है, फीट में बता देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस आपके फीट में ही है। तो 10 फीट जो है आपकी क्रिकेट के पिच की चौड़ाई होती है, ये आपको याद रखना है। 28 इंच स्टंप की ऊंचाई आपका हो गया। इनमें से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? अगला सवाल आपके लिए ये है। ठीक है, बताइए। अगला सवाल है, आलिया वेलकम है आपका। इनमें से किस ओलंपिक खेल में भारत ने स्वर्ण पदक नहीं जीता है? आपका यहाँ पर अगला सवाल। 1948 में तो भैया ये तो मूवी ही आ रखी है ना, मूवी ही आ रखी है जिसका नाम ही आपका क्या है, गोल्ड है। 1928 में, 1932 में नहीं जीता, 1960 में नहीं जीता, तो 1928 में तो बच्चा अपना आई थिंक गोल्ड पहला मेडल आया था। हॉकी में पहला मेडल हमें पता है ना, आपको पता है ओलंपिक में। ठीक है, ओलंपिक में हमारे पास जो गोल्ड है वो कितने हैं टोटल? आप कहेंगे मैम वो 10 है। इन 10 में 8 केवल और केवल आपके हॉकी में आ रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो जो हमने नहीं जीता था ये आपका क्या हो जाएगा, 1960 में हमने नहीं जीता। और आप सबके लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो, 8 हॉकी में आ गए, 9वां आपको बताना है वो व्यक्तिगत आया था, और 10वां आपको बताना है वो भी व्यक्तिगत, और पहला एथलीट में आया था। उसके बाद ये हमारे हॉकी के मेडल है बच्चा, अच्छा लिखा हुआ है, एम्स्टरडेम में हुए थे 1928 का गोल्ड मेडल आपका, लॉस एंजलिस 1932 में जीता, लगातार जीतते आए हम। बर्लिन 1936 में गोल्ड जीता, लंदन 1948 में गोल्ड जीता, हेलसिंकी जो कि बच्चा फिनलैंड की राजधानी है 1952 में जीता, मेलबर्न 1956 में जीता, रोम इटली 1960 में सिल्वर जीता था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, 1960 में हमारे पास जो मेडल आया था वो सिल्वर आया था। ठीक है, चलो उसके बाद 64 टोक्यो में आपका गोल्ड मेडल जीता था, 68 में आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता था, वो ऑप्शन में ही नहीं है। म्यूनिक आपका 72 में ब्रॉन्ज जीता था, मॉस्को 1980 में गोल्ड जीता था, और 1980 के बाद जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक हुए थे वहां पर हमने 41 साल के बाद क्या जीता था, ब्रॉन्ज जीता था, क्योंकि वो 2021 में हुए थे। हो गया यहां से क्लियर? हाँ, स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपका यहाँ पर सही जवाब डी हो जाएगा। और जो मैंने पूछा है नोवा, उसेन बोल्ट भारत का नहीं है बच्चा, उसेन बोल्ट नहीं है। नोवा और 10वां मेडल जो है वो किसके द्वारा जीता गया है, इसका एक बार फटाफट से आंसर करो, फिर अगले सवाल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, चलो जल्दी से आंसर करिए। अच्छा, नीरज चोपड़ा से भी पहले एक और आंसर आएगा ना, नीरज चोपड़ा से पहले एक और आंसर आना चाहिए। क्या होगा आपका यहाँ पर मैम? 2008 के बीजिंग ओलंपिक, हिंट दे दिया है। 2021 में जो टोक्यो में हुए थे, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। ठीक है, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रो में। हाँ, कांस्टेबल में 70, अच्छा ओबीसी है। बहुत अच्छे अमर, अगर रो स्कोर ये है तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। नीरज चोपड़ा, ठीक है। पीवी सिंधु गलत हो जाएगा सत्यम, क्योंकि पीवी सिंधु, सॉरी सत्यम ही लिख दिया पीवी सिंधु जो है ध्यान रखेगा, ये पहली भारतीय है जिन्होंने 2 लगातार जो है मेडल जीते थे, बट वो आपका सिल्वर और ब्रॉन्ज में जाता है। ठीक है, वो गोल्ड में नहीं जाता, वो आपका ब्रॉन्ज और सिल्वर में जाता है। 2016 में जो रियो ओलंपिक हुए थे, और आपके 2021 में जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुए थे। तो पीवी सिंधु, अभिनव बिंद्रा शूटिंग, वेरी गुड सुनील, अभिनव बिंद्रा। ठीक है, लिख लेना बिंद्रा भी यहाँ पर। अगला सवाल आप सबके लिए आ गया है, सवाल है हॉकी में यदि एम्पायर दोनों बाहों को, पहले देख लेते हैं, क्षैतिज रूप में उठाकर आपका गोल की तरफ संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? और ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है फुटबॉल से, तो आंसर आपको ध्यान से करना है, बताइए। चलो
हाँ बिल्कुल बच्चों, फिजिकल के लिए तैयारी करो, बिल्कुल फिजिकल के लिए तैयारी करो, फिजिकल मत छोड़ो, ये ध्यान रखना भी। हाँ, तो आपका फ्री हिट बोला जाता है, पेनल्टी कॉर्नर बोला जाता है, गोल स्कोर या फिर पेनल्टी स्ट्रोक बोला जाता है। क्या आपका यहाँ पर सही जवाब होगा? ठीक है, आपका दोनों बाहों को क्षैतिज रूप से आपका किसकी तरफ, गोल की तरफ अगर वो संकेत करे तो इसको मैम पेनल्टी कॉर्नर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, और हॉकी की ही बात कर रहे थे हमने, ये आपका कर लिया है पीछे। ठीक है, इनमें से किस खेल को पहले पूना के नाम से जाना जाता था? बहुत इजी है। अच्छा, आप मुझे बताना शुरुआत यहाँ पर उसकी किसके द्वारा करी गई थी? ठीक है, शुरुआत किसके द्वारा करी गई थी पूना के नाम से? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम, क्योंकि ये पहली बार आपका कहा पुणे शहर में खेला गया था, है ना? पुणे शहर में। इसका बैडमिंटन नाम किसके, बैडमिंटन नाम जो है ये कब पड़ा, ये आपको बताना है मुझे, कब पड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन है, और ये रेलवे ने पूछा हुआ है, एसएससी ने, सॉरी सीजीएल में ये पूछा हुआ है, ये सीजीएल का क्वेश्चन है आपका। चलो, और आपका यहाँ पर बेसबॉल बैडमिंटन नहीं, आपका यहाँ पर बैडमिंटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बैडमिंटन को बोला जाता है, पहले पहले पूना के नाम से इसको जाना जाता था, बट आपका 1873 में इसका नाम जो है वो क्या पड़ गया, बैडमिंटन पड़ गया। ठीक है, क्या पड़ गया आपका, बैडमिंटन। चलो, अगला सवाल, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? लो, यही आ गया आपका सवाल, इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? नो आइडिया मैम। ब्यूफोर्ट के ड्यूक ने उस खेला था ना ये, तब से इसका नाम बैडमिंटन पड़ा है। ए, ओके, ठीक है। इनमें से किस खिलाड़ी का संबंध बैडमिंटन से है? के किदाम्बी श्रीकांत है ये, अगर के आपको दिखना है। मनिका बत्रा, देखो मनिका बत्रा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये ओलंपिक खेलती है। ठीक है, इनका संबंध है आपका टेबल टेनिस से, मैं टीटी लिख रही हूँ। ठीक है, अर्चना कामत, इनका संबंध भी आपका टेबल टेनिस से है। संकल्प गुप्ता जो है वो चेस प्लेयर है। ठीक है, क्या है, आपके चेस प्लेयर है, और अपने पास एक ही ऑप्शन बना है। तो मैम किदाम्बी श्रीकांत, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। उन्होंने तो रिलेशन भी निकाल दिया, वेरी गुड। राउत नाच भारत के एक राज्य का अधिकतर आदिवासियों द्वारा किया जाता है, इनमें से किस राज्य का ये है? कर्नाटका, मेघालय, बिहार या फिर आपका छत्तीसगढ़। और मैं कुछ यहाँ पर डांस लिख रही हूँ। ठीक है, फोक डांस, आप तब तक आंसर करिए जो ये सवाल है उसका, उसके बाद फिर इनके आंसर आपसे ले लेंगे। मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ये चार, ठीक है, ऑप्शन में से ही आपको आंसर भी मिल जाएगा। बताइए, अच्छा आपने कहा है मैम राउत नाच जो है वो आपका कर्नाटका का है। चलो, ज्यादातर का धर्मेंद्र का बी आंसर है, गगन का कर्नाटका, केटी लिखा हुआ है, धर्मेंद्र ओके, फिर से छत्तीसगढ़ है, राउत नाच संगीत कह रहे हैं, आलिया, विशाल, सब लोग ए आंसर, ज्यादातर आप में से ए आंसर कर रहे हैं। बट इसका सही जवाब आपका क्या हो जाएगा मैम? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। ठीक है, छत्तीसगढ़, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अब यहां पर इनके आंसर भरिए, क्या होगा जल्दी से। और ये जो डांस किया जाता है, जो कृष्ण भगवान के वंशज माने जाते हैं, ठीक है, कृष्ण भगवान के जो वंशज माने जाते हैं वो यादव है, तो यादवों के द्वारा ये डांस ज्यादातर आपका किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यादवों के द्वारा ये आपका किया जाता है। और आपका यहाँ पर कर्नाटका हो जाएगा, यशगान के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। जाट जाटिन का संबंध आपका बिहार से हो जाएगा, वांगला उत्सव आपका मेघालय राज्य से हो जाएगा, और नागमंडलम एक रह गया, उसका बताइए। और मणिपुर, मणिपुर नहीं, देखो मणिपुर किसी में नहीं आएगा अभी के लिए।
जो आपका नागमंडलम उत्सव है, नृत्य है, ये भी आपका कहाँ से हो जाएगा? कर्नाटक राज्य से हो जाएगा। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके लिए है, संग्रई जो भारत का संग्रई जो महोत्सव है वो भारत के किस राज्य में होता है, ये आपको बताना है। अच्छा मैम, हमारे चैनल पर क्या कह रहे हो? यादव भगवान, अच्छा ठीक है। कर्नाटक, बिहार नहीं, अच्छा मतलब नागमंडलम तो नागालैंड से हो जाएगा क्या? रे ना रे, आपका सही जवाब उसका कर्नाटका ही होएगा, तमिलनाडु। संग्रही का कह रहे, तमिलनाडु तो ऑप्शन में ही नहीं है, और अगर पिछले वाले सवाल का दे रहे हो तो वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, नागालैंड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, संग्रही उत्सव, इसका संबंध जो है वो आपका कहाँ से है? तो ये अप्रैल के महीने में आपका सेलिब्रेट किया जाता है, दैट इज आपका त्रिपुरा, ठीक है। एक त्रिपुरा में मैं कई बार आपको बताती हूँ खर्ची पूजा, ठीक है, ये चा लगा लेना बच्चा, चलो बना ही देती हूँ, फिर आपको बोलोगे। खर्ची पूजा जो है वो आपका त्रिपुरा में ही सेलिब्रेट किया जाता है। युद्ध के तमिल देवता भगवान मुरुगन, ठीक है, भगवान मुरुगन की औपचारिक पूजा के दौरान भक्तों द्वारा इनमें से कौन सा नृत्य जो है वो आपका किया जाता है? अगला सवाल आपके सामने ये है आपका मलयाटम, कवादियत्तम, थेरुकुथु या फिर कुम्मी डांस, ये आपको अगला सवाल बताना है। यशगान, ढोलू कुनी था आपका, यहाँ पर कामसाले, वीरगा से, करगा जिसको कुर्ग बोला जाता है, ये सारे आपके फोक डांस कर्नाटका के हैं। ओके शिवम, आपका दिल से धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच भाई। बी आंसर थिरुकुथु नहीं हो जाएगा, कवादियत्तम आपका यहाँ पर, जो कि तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पर? तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, ये आपका सही जवाब होगा। इसको बर्डन डांस भी बोलते हैं, आपसे ये भी पूछा जाता है ना, क्या बोला जाता है इसको? बर्डन डांस भी इसको कहा जाता है, ये भी तुमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? बिल्कुल सही अमर, आपने एकदम सही बताया है। मैम समय कह रहे मैम रात को सेशन जरूरी है 9 PM पे, वैसे दिक्कत क्या है 9 PM पे सेशन लेने? मेरे को तो नहीं लगती बच्चा, क्योंकि मैं अपने घर से ही सेशन लेती हूँ, दिक्कत नहीं लगती, जब टाइम मिले तब लाइव आ जाइए, है ना। अच्छा, इम्परफेक्ट जो है राहुल द्रविड़, संजय मांजरेकर, रवि शास्त्री या मिल्खा सिंह? तो संजय मांजरेकर जो है, जिनके बेटे की अभी न्यूज भी आई थी, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर। अच्छा, कुम्मी डांस बताना, एक ने गलत लिखा हुआ है बट आप बता सकते हैं। कुम्मी डांस, इसका संबंध आपका भारत के किस राज्य से है? कुम्मी डांस है ये, संजय मांजरेकर की है, रवि शास्त्री की है स्टार गेजिंग, है ना, स्टार गेजिंग जो है वो रवि शास्त्री की द्वारा लिखी हुई है, उनकी आपकी आत्मकथा है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और अपना सवाल जो है वो डी आंसर होगा। जीवी मावलेंकर, ठीक है, जीवी मावलेंकर जो हमारे भारत में संविधान जब लागू हो गया और लोकसभा चुनाव हुए तो उसमें पहले लोकसभा स्पीकर बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार मैं घबरा जाती हूँ, कहीं यही तो सवाल नहीं पूछ लिया, है ना। चलो, संविधान सभा के डैश के अध्यक्ष थे। तो देखो, संविधान सभा जब कैबिनेट मिशन आया 1946 में, उसके चुनाव हुए, अलग अलग प्रांतों से वहां पर चुने गए और फिर उसकी अलग अलग समितियां बनाई गई, ठीक है। कोई आपकी झंडा समिति थी, कोई संसद के कार्यों की समिति थी, कोई अल्पसंख्यकों के कार्य की समिति थी। तो इन सब समितियों के अलग अलग प्रेसिडेंट बनाए गए। जैसे आपका जीवी मावलिंकर साहब का पूछा गया है, तो बताइए क्या है? चलो देखो, मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय और जो बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति थी, उसके जो अध्यक्ष थे वो थे श्री वल्लभ भाई पटेल साहब, ठीक है। तो इसका आंसर हमें मिल गया, ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। आगे आपका है कार्यों पर समिति, कमेटी ऑन बिजनेसेस, ये है ना ये, हाँ, व्यापार समिति के अध्यक्ष या फिर राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज पर जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष थे हमारे पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद। अब देखिए, दो ऑप्शन तो यानी कि 50-50 तो मैंने कर दिया आपका। अब आपके सामने यहाँ पर दो ऑप्शन है, इनका आंसर बताइए। अब आप कहेंगे मैम ऑर्डर और बिजनेस के थे आपके KM मुंशी सर, ठीक है, KM मुंशी।
अब ऑप्शन बचता है एक, जो कि हमारा सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट इज संविधान सभा का 10वां जो सत्र है, ये आपका कब आयोजित किया गया था? ये क्वेश्चन ही बच्चा आपका एसएससी का क्वेश्चन है, और रेलवे भी इसको बहुत बार पूछ चुका है, याद रखिएगा। अच्छा जाट करें मैम, आप कहाँ से हो, ये आपने पूछा था? हाँ थैंक यू समय बट कोई दिक्कत नहीं है बच्चा, ठीक है। और इस टाइम मेरे को भी ये लगता है कि दिन में कई बार आप कोचिंग वगैरह में भी जाते होंगे, शायद ऑफलाइन में भी अगर जाते होंगे, तो वो टाइम एक तरह से बहुत ज्यादा कंज्यूमिंग हो जाता है आपके लिए भी। शेंदर बहुत जल्द शुरू होएगी, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा का 10वां सत्र, टोटल हुए थे 11, तो आपका 6 से 17 अक्टूबर, 4 नवंबर 1948 से 8 जनवरी 1949, 6 मई से 1949 दे रखी है डेट, और 1947 दे रखी है। बताइए आपका क्या सही जवाब होगा? पहला कब होता है? पहला पहला सेशन आपका कब होता है, जरा एक बार मुझे ये बताइए, ठीक है, क्योंकि पहला और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम, 26 नवंबर को जब आखिरी मीटिंग होती है 1949 को, हमारा संविधान जो है वो अपनाया जाता है, और ये होता है आपका 11वां सत्र, क्योंकि टोटल 11 हुए हैं, तो इससे कुछ टाइम पहले ही आपका 10वां सत्र हुआ होगा। आपका सही जवाब मैम यहाँ पर ये फिट बैठता है, दैट मीन 6 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा का 10वां सत्र हुआ था। अब यहाँ पर पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को, जिसमें जो उस टाइम पे सबसे बुजुर्ग थे, सबसे वरिष्ठ थे, दैट इज सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। सच्चिदानंद, ये एक और नया लगा देना इसमें, सिन्हा, वो क्या बनाए गए थे? संविधान सभा के प्रेसिडेंट बनाए गए थे। बट उसके बाद जब 11 दिसंबर 1946 को उसके दोबारा बैठक होती है, तो इसमें राजेंद्र प्रसाद जो है वो स्थायी आपके क्या चुन लिए जाते हैं? प्रेसिडेंट चुन लिए जाते हैं संविधान सभा के। लेकिन संविधान का निर्माण कैसे हुआ है बताइए? संविधान का निर्माण किस समिति के द्वारा हुआ है, ये एक बार मुझे बताओ, ठीक है। ये संविधान सभा हो गई जिसमें अलग अलग समितियां थी, लेकिन संविधान का भी निर्माण हुआ है, वो किस समिति के द्वारा, वो किस कमेटी के द्वारा हुआ है, ये बताना है। उसके बाद आपका 13 दिसंबर को, हाँ, तीसरा सेशन होता है। वेरी गुड, चलो जल्दी से आंसर करिए। और एक बार आप सब क्लास को भी शेयर कर देना। तो सवाल का मैंने क्या है, प्रेसिडेंट अभी तक आया नहीं, खैर देखो, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा आपका, जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? जो पहले कानून मंत्री बने थे, दैट इज भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल आपके लिए, इनमें से कौन भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है वो करता है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश, जिसका उल्लेख किस में है? आप कहेंगे मैम भाग 8 में, ठीक है, भाग 8 में है। आर्टिकल नंबर आपका 238 से शुरू होता है, और हमारे पास आज के टाइम पर कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं? 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है। कितनी है? 8 यूनियन टेरिटरीज है। ड्राफ्टिंग कमेटी, वेरी गुड, 7 मेंबर थे, इंक्लूडिंग भीमराव अंबेडकर, बहुत सही। अच्छा, प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट के द्वारा कौन वहां पर चुनकर जाता है, ये भी बता दो। तो बिल्कुल सही बताया आपने, राष्ट्रपति साहब करते हैं। जो हमारी यूनियन टेरिटरी होती है, एक तरह से उसके क्या होते हैं वो, उसका प्रशासन करते हैं, और इनके द्वारा प्रशासक प्रशासक भेजा जाता है यूनियन टेरिटरीज में, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटर कई बार बोल देते हो। ओके, चलो नेक्स्ट आपके लिए है, भारत के संविधान के अनुसार राज्य की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? मसौदा समिति, बहुत बढ़िया। नहीं अजीत, गलत हो जाएगा आंसर वो। काउंसिल, कहाँ लिखा है? कहाँ लिखा है रे काउंसिल? हल में ही नहीं।
अच्छा, भारत के संविधान की, अच्छा, यूनियन यूनियन यानी कि संघ की कार्यकारी शक्ति, आप आंसर कर दोगे फिर उसका भी। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? अगर इसका आंसर आप कर दोगे ना, तो सेम रोल राज्यों के लिए आपका किसका होता है? राज्य के राज्यपाल का होता है। 153, आर्टिकल नंबर 153 एंड 154 क्या है, जरा एक बार मुझे ये बता दो। भारत के राष्ट्रपति जिनका पद जो है वो कहां पर है आपका, कहेंगे मैम आर्टिकल नंबर आपका 52 में है। और जो मैंने लिखा है संघ की कार्यकारी शक्ति आपकी राष्ट्रपति में निहित होती है, आर्टिकल नंबर 53 है। ये भाग 5 में आ जाएगा क्योंकि संघ की बात हो रही है, ये भाग 6 में आ जाएगा क्योंकि राज्यों की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है? राज्यों की बात हो रही है। तो आवर आंसर इज आपका यहाँ पर बी। अरे रुको, अभी आंसर करेंगे, पहले सवाल तो होने दो। चंद्र प्रकाश, गवर्नर ऑफ द स्टेट, बिल्कुल सही। उपराष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवार को सुरक्षा जमा के तौर पर कितनी राशि जमा करनी होगी? उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति का पद, आपसे कुछ सवाल आर्टिकल, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ये दो संविधान के ऐसे पार्ट है, ऐसे व्यक्ति है जिनसे आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं यहाँ से आपसे उपराष्ट्रपति के पद कौन से आपके संविधान में है, सॉरी कौन से आर्टिकल में है, उसके अलावा इनका मेन कार्य क्या होता है ये आपको बताना है। और चलो यही बता दो अभी के लिए, बाकी को डिस्कस कर लेंगे। 30 के, जी नहीं 15 के, 15,000 मात्र। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर डी 15,000 रुपए। अच्छा, इनके चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, जरा ये बताना, कौन कौन भाग लेता है ये बताना। जैसे आर्टिकल नंबर 54, आर्टिकल नंबर 54 जो कि राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में है, उसमें जो हिस्सा लेंगे वो आपके संसद और प्लस जो राज्य विधानसभाएं हैं, राज्य विधान सभाएं हैं, चाहे वो यूटीज में भी हो, ध्यान रखना विधानसभाओं के केवल निर्वाचित लोग, है ना, मनोनीत नहीं, केवल निर्वाचित लोग। स्टार्ट। हाँ जी, तो मैं हूँ यहीं से, अभी फिलहाल तो दिल्ली से। बाकी अगर बोन सिटी पूछे, विलेज सॉरी, वो यूपी में है, शामली के पास। तो आपका सही जवाब, वेरी गुड नेहा, पद के बारे में है मैम आर्टिकल नंबर 63 में। ठीक है, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसका काम आर्टिकल नंबर 64 में राज्यसभा को संबोधित करना या राज्यसभा के सभापति के रूप में होगा। और आर्टिकल नंबर 65 कि भाई वो राष्ट्रपति भी बन सकते हैं, एकदम से बन जाएंगे जब आपका राष्ट्रपति का पद खाली होगा, कुछ आकस्मिक हो जाएगा। ठीक है, आपका यहाँ पर ध्यान रखना। और आगे चले, चलो आगे चलते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के रासायनिक सूत्र का नाम क्या है? आपका साइंस का क्वेश्चन आ गया है। अगला सवाल आपका। ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव ब्रो, बिल्कुल सही आपने बात कही है, ऑलवेज बी पॉजिटिव, नेवर गो विद ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव और ओ पॉजिटिव। अच्छा चंद्र प्रकाश, आप पहली बार नहीं आए हो चंद्र प्रकाश? हाँ बिल्कुल, मैं पहले कहीं और पढ़ाती थी। हाँ, सी इज फ्रॉम देव, आई एम फ्रॉम देवलोक। हाँ बताओ, NH4OH हाइड्रोक्साइड है, NH4O2, NH3O या फिर NH2OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा NH4 हाइड्रोक्साइड है, तो बच्चा क्या हो जाएगा मैम? OH। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सभी ने से, एक्चुअली मेरे को जो लगता है ना, आप लोग भी बताना ये मेजोरिटी में यस और नो। सवाल मेरा ये है कि क्या बाकी जीके जो होती है, जीके फिजिक्स सॉरी ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और स्टैटिक या करंट अफेयर भी उसमें बन गए, ये एक तरफ और साइंस एक तरफ, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादातर आंसर साइंस में अच्छे देते हो, तो क्या साइंस ज्यादा बेटर है आप लोगों की? चलो, किस किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का, अच्छा किस कम कैलोरी वाले स्वीटनर का रासायनिक सूत्र C14H18N2O5 होता है, जो चीनी से 200 गुना मीठा होता है?
सैक्रीन, सुक्रोज, न्यूटोम या फिर आपका एस्पर्टम, क्या सही जवाब होगा आपका? यस, आप आंसर कर, यस मैम ऐसा ही। हाँ, मेरे को भी फील, कई बहुत बार जब हमारे साइंस के क्वेश्चन होते हैं मेजोरिटी में आपके आंसर सही होते हैं, वहीं पॉलिटी, ज्योग्राफी, ज्योग्राफी में सही होते हैं, हिस्ट्री वगैरह में फिर भी आप कहीं ना कहीं मार खा जाते हो। अच्छा, 12th में साइंस लिया था, ओके। नितिन बताइए आपको क्या पूछना है, ये बताओ। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम? एस्पर्टेम, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल आपका, 1915 में महात्मा गांधी डैश से स्थायी रूप में भारत आ गए थे। 1915 में आपको डेट भी याद रखनी है, 9 जनवरी 1915, जब महात्मा गांधी फाइनली साउथ अफ्रीका से भारत आए थे, और 1917 के बाद से उन्होंने भारत में सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो आपकी कर दी थी। इनका पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था, नील की खेती के लिए, है ना, नील की खेती के लिए आपका, या इसके विरोध में, ध्यान रखिएगा। और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। तो आपका दक्षिण अफ्रीका विल बी द राइट आंसर। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। साइंस मैराथन करवा दीजिए शेंदर, बहुत जल्दी होगी। देखो इस बार जो आपकी मैराथन होगी वो होगी हमारी यूपी पुलिस कांस्टेबल में, जो 2024 में, वो अभी तक इवेंट लगा नहीं है शायद, 2024 में आपके जी के पूछी गई थी, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए। यूपी पुलिस में अप्रैल में भैया आपकी वैकेंसीज आने वाली है, उसके बाद आपकी साइंस की मैराथन जरूर होगी। ठीक है, चलो अगले पे चलते हैं। अरे ओहो, नील की जबरन खेती के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा प्रेरित प्रमुख विद्रोह का नाम बताइए, जो ऑलरेडी मैं आपको आंसर कर दिया है। नहीं, ऑफलाइन कोचिंग नहीं, ऑफलाइन कोचिंग अभी नहीं, मैंने शुरुआत वैसे ऑफलाइन से ही करी थी। खड़जी नगर, हाँ जी बताइए। हाँ वेरी गुड, जगन। डंडा मार्च नहीं, उससे तो बहुत पहले इन्होंने कई सारे सत्याग्रह और कर लिए थे। देखो आपका यहाँ पर क्या है, मुंडा विद्रोह तो इससे रिलेटेड ही नहीं है। ठीक है, ये 1899 1900 के आसपास की बात है। आपका पहला आंसर हो जाएगा चंपारण, जो कि 1917 में इन्होंने किया था। अच्छा मुझे ये बताइए, किसने इनवाइट किया था इनको, किसने इनवाइट किया था, ये मुझे बताइए फटाफट से, क्या नाम था उनका, कि आइए और चंपारण में जो आपके किसान हैं उनकी आवाज उठाइए। उसके बाद दांडी मार्च बचा आपका, दांडी मार्च है तो मार्च में ये हुआ था आपका यहाँ पर 1930 में। ठीक है, 1930 में। असहयोग आंदोलन इन्होंने 1920 में शुरू किया था, और ये 22 तक चला था, 1922 तक आपका चला था। चंद्र प्रकाश कौन से पे, जरा मेरे को एक बार बताना, कौन से पे? अच्छा, मैंने एक दिन ऐसे अपने चैनल को मैं खोल रही थी, और उसमें मैं देख रही थी कि भाई क्या मेरे चैनल का कंटेंट जो है वो कहीं और पर भी मैच करता है या नहीं। मेरे को 10-15 ऐसे चैनल मिले, वो वैसे बच्चों के चैनल है वो, मतलब लाइक कि ऐसा नहीं है कि कोई ऑफिशियल है, कोई कंपनी ऐसा करा रही है, नहीं, बच्चों के चैनल है वो कहीं कहीं, और उनपे हद की बात ये है कि उनपे अच्छे व्यूज है। मेरे को ये जान के बड़ा अजीब लगा, मैं कहा कमाल हो गए रे। चलिए ऑप्शन नंबर सी, हाँ जो मैंने आंसर पूछा है, राजकुमार शुक्ल, वेरी गुड। क्या सही जवाब हो जाएगा आपका? राज कुमार शुक्ल। और आप सबको जो पीडीएफ है इसकी, क्योंकि भाई अच्छे क्वेश्चन है काफी, जो पीडीएफ है इसकी वो टेलीग्राम चैनल है परीक्षा पथ के नाम से, उसको ज्वाइन कर लेना, वहां पर जो है वो मिल जाएगी। अगला है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार, जिसको हरित नोबेल पुरस्कार भी बोला जाता है, उसके विजेता इनमें से कौन नहीं है? मेधा पाटिकर, जिनका नाम आप सुनते हो नर्मदा बचाओ आंदोलन में, है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। रमेश अग्रवाल, वंदना शिवा, चंपा देवी शुक्ल। तो सही जवाब हो जाएगा आपका मैम ऑप्शन नंबर डी, वंदना शिवा। नेक्स्ट, सतह के इकाई क्षेत्रफल पर, सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? अगला सवाल है। अच्छा नहीं, देखो उस पे, अरे क्या होता है कई बार मैं बताती हूँ आपको, जो थीम होती है ऐसा उनका कोई गलती नहीं है, जो मोस्ट पॉपुलेटेड कह रही पॉपुलर वीडियो होती है ना, कई बार उसमें वो आती रहती है नोटिफिकेशंस में, और बच्चे कई बार अगर कमेंट कर देते हैं ना, तो वो इसलिए आपको सीन हो जाती है। तो जो मुझे लगता है भाई, मेरा पर्सनल मानना ये है
कि वहां पर अभी भी है, जो पॉपुलर वीडियोस है उनमें मेरी वीडियोस, तो हो सकता है ये एक रीजन हो कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चा, इसको दबाव प्रेशर बोलते हैं, जिसका एसआई मात्रक आपका क्या होता है, पास्कल होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रेशर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सापेक्ष गति करने वाली दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहा जाता है? नेक्स्ट आपके सामने सवाल ये है। हाँ, सिवाय वो एक लाइक प्रेगनेंसी फेज में शुरू किया था, मेरे ही द्वारा शुरू किया गया था, बट वो वहीं तक था कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। उसके बाद मेरे को अपने ही चैनल पर आना था। फेस्टिवल एंड डांस, डांस की क्लास आपकी नेहा चौधरी, ठीक है। मंडे आपकी यही क्लास रहेगी, डन है पक्का। और इसको सीमांत घर्षण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। इनमें से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता, उसको किसी ना किसी के साथ की जरूरत होती है, ये आपको बताना है। और इसी के साथ आपको एक बार क्लास को शेयर भी कर देना है। हाँ, स्टैटिक नहीं रे, गलत है। इनमें से कौन सा प्रकृति में कभी भी अकेले नहीं होता? तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम फोर्स। और एएलपी टीयर 1 का ये क्वेश्चन है, आपका बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है, इनमें से किस भारतीय जोड़ी ने मिस यूनिवर्स का खिताब जो है वो जीता हुआ है? सीबीटी 1 का 2021 का क्वेश्चन है ये। प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर, सुष्मिता सेन, लारा दत्ता, रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, या फिर लारा रत्ना और आपका डायना हेडन। मिस यूनिवर्स का ध्यान रखना है आपको, इनमें से मिस यूनिवर्स का खिताब इनमें से किस? हाँ, बी, सुष्मिता सेन और लारा दत्ता बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। देखो, मानुषी छिल्लर और आपका क्या नाम है, प्रियंका चोपड़ा, ये मिस वर्ल्ड है ना? मिस वर्ल्ड का टाइटल है ना इनके पास, या कुछ और है? 2021 में अपनी मिस यूनिवर्स और एक बनी थी, जिनका नाम था हरनाज संधू, है ना, हरनाज संधू। तो आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, यह किसका प्रसिद्ध कथन है? यदि आप इसलिए रोते हैं, और बहुत अच्छी लाइन है, यदि आप इसलिए रोते हैं कि सूर्य आपके जीवन से बाहर चला गया है, तो आपके आंसू आसमान के सितारों को देखने से रोक देंगे। ये बहुत अच्छी लाइन है, ठीक है। चलो, अच्छा, सत्यम कह रहे मैम मेरा मंदिर वाला, देखो मंगल है ना, मंगलवार को आपका मंदिर वाला पक्का रखेंगे। हनुमान जी का दिन है, एकदम शुभ दिन है, वो मंदिरों के लिए आपका समर्पित हो जाएगा। मिस इंडिया, वेरी गुड। अच्छा, नितिन कह रहे हैं, हाँ आप ये बताइए नितिन, उसके बारे में क्या पूछना है? उस पर अभी रूल्स और रेगुलेशन या फिर संशोधन किए गए हैं वक्फ बिल में, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना है तो बताइए, वैसे क्यों फालतू में कंट्रोवर्सी करना है ना? अच्छा, वो कह रही है मैम तुक्का कब तक लगाऊं? जब तक आपके 10 में से 8 तुक्के से सही नहीं हो जाते, तब तक। रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा ये बात जो है वो कही गई है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। एनसीबीटी 1 का ये क्वेश्चन है। इनमें से किसने 24 बार माउंट एवरेस्ट जो है वो फतेह किया है? कामी रीता शेरपा, शुभम कौशिक, ताम्बटो सैरो, या फिर आपका किस बोंगटन? क्या सही जवाब हो जाएगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है। ओह, थैंक यू सो मच राजू। और एनटीपीसी नहीं, खाली एक मैं हमेशा बोलती हूँ, ठीक है, खाली एक एग्जाम के लिए मत जाओ। एग्जाम में अगर 10 में से 9 एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हो ना, सरकारी नौकरी की, सरकारी एग्जाम्स की, 10 में से 8 का सिलेबस, बैंकिंग को अलग रख दो, एसएससी, रेलवे और स्टेट्स के बारे में बात हो रही है, 10 में से 8 का सिलेबस सेम ही होता है। वही मैथ, वही आपका यहाँ पर रीजनिंग, वही आपका इंग्लिश या हिंदी, उन दोनों में से एक। और जीके में तो देखो, आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, भारत में जो एग्जाम होते हैं वहां कुछ भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है। लैंग्वेज का थोड़ा थोड़ा फर्क आता है, और वो लैंग्वेज का फर्क आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हो जब आपके जहां भी वाईटी में पढ़ो, वैसे ऑफलाइन में तो कम ही कराते हैं प्रैक्टिस, आपका जो प्रैक्टिस सेशन होते हैं वहां से। तो खाली एक पे नहीं रहना। चलिए,
और आपका यहाँ पर सही जवाब हो गया ऑप्शन नंबर। इनमें से किसे आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? इनमें से किसको आधुनिक भारत की मीरा के नाम से जाना जाता है? अच्छा, आपने मुस्कान के ऊपर 10 मिनट शो नहीं बनाया भैया, मेरे को ड्रम में नहीं जाना, ठीक है? और तुम भी थोड़े लिमिट में आ जाओ अगर ड्रम में पैक नहीं होना है तो। आशापूर्णा देवी जी नहीं, महाश्वेता देवी, कमला दास या फिर महादेवी वर्मा। तो अपना सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, महादेवी वर्मा। ठीक है, महादेवी वर्मा ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर बनेगा। 1996 में नन्ही कली नामक परियोजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? नन्ही कली परियोजना आनंद महिंद्रा, जो अपना एक्स सैंडल पर भी बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, इनके द्वारा शुरू किया गया था। इनको सन 2000 में पद्म विभूषण भी दिया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। आनंद महिंद्रा, पद्म विभूषण तो सेकंड, पद्म भूषण बचा। सन 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, विभूषण नहीं, पद्म भूषण। ठीक है, तो आपका सही जवाब यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नारायण मूर्ति आपके किसके फाउंडर है, जरा बताना। ये भी न्यूज में थे अपना 70 घंटे वर्क वाले उसमें। और रतन टाटा जी आज हमारे बीच में नहीं है बच्चा, ये भी आपको याद रखना है। उस पेशेवर भारतीय बास्केटबॉल खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। बताइए, जो नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन एनबीए में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने थे, तो उनका नाम क्या हो जाएगा? शिंदर, यूपी के लिए जीकेजीएस बहुत जल्द आपका शुरू होने वाला है। अच्छा, पंजाब पुलिस के लिए क्यों नहीं? ये भी बात है। ये आपका अच्छा क्वेश्चन, इट इज अ गुड क्वेश्चन, है ना, इट इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट सवाल आ गया, चलो इसका आंसर दो पहले, क्या हो जाएगा? सवाल क्या है? अल्लाह गायन किन राज्यों के कुछ भागों में गाया जाने वाला लोकगीत है? तो अल्लाह गायन बच्चा आपका उत्तर प्रदेश में, आपका उत्तर प्रदेश ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सीबीडी 2 का क्वेश्चन है। तानपुरा और पखावज, तानपुरा तानपुरा और पखावज के साथ वाद्य यंत्र के रूप में, वाद्य संपत्ति के रूप में पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से गायन की किस शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तराना, ठुमरी, ध्रुपद या फिर आपका गजल? ये गजल होगा, राजल नहीं होगा, ये गजल पहले तो, ठीक है, इसको सही कर लेना। एनटीपीसी सीबीटी 2 का ये क्वेश्चन है, इसका आंसर करिए क्या होगा? तानपुरा और पखावज के साथ। इसमें एक सवाल और पूछा, अच्छा तानपुरा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? ये जो तानपुरा होता है, इसके आविष्कारक कौन थे? और अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा मैम ध्रुपद, ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, ध्रुपद गायन सी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। लखनऊ घराना, पटियाला घराना, ये फेमस है ठुमरी के लिए, है ना। लखनऊ घराना, बनारस घराना और आपका पटियाला घराना, ये फेमस है आपके ठुमरी गायन के लिए। और तानपुरा के आविष्कारक आप कहेंगे मैम आमिर खुसरो, आमिर खुसरो, जो तबला के भी है। ठीक है, अगला, तमिल नववर्ष को और किस नाम से जाना जाता है? आपने देखा होगा नववर्ष 1 जनवरी नहीं, 1 अप्रैल नहीं, आपका जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार नववर्ष होता है। ठीक है, हिंदू कैलेंडर में जो आपका यहाँ पर नववर्ष होता है, उसके बारे में जो इस बार आपका सेलिब्रेट किया गया या ऑब्जर्व करा गया है 31 मार्च को। कब? 31 मार्च को। तो ये हमारे राज्यों में अलग अलग नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है त्योहार के रूप में। अच्छा, डिवाइन विजन कह रहे हैं मैम, सब तुक्के गलत जा रहे हैं। यही तो रेलवे की खासियत है कि उसकी लैंग्वेज आपको घुमाएगी। इसके लिए आपको जितने प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हो, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपका मिलता है। अच्छा, युगादि, पहले ही आपका आंसर गलत आ गया। देखो, विशु कहते हैं केरला में, ठीक है, जो केरल राज्य है, नववर्ष त्योहार वहां पर विशु के रूप में। जैसे गुड़ी पड़वा अभी सेलिब्रेट किया गया है महाराष्ट्र में, कहां पर? महाराष्ट्र में। जैसे ज्यूड शीतल, आपका ज्यूड शीतल बिहार में सेलिब्रेट किया गया है, नववर्ष त्योहार है वो। जैसे आपका बैसाखी 13 अप्रैल को किया जाएगा सेलिब्रेट, ये आपका पंजाब का नववर्ष त्योहार है। जैसे युगादि सेलिब्रेट किया गया है कर्नाटक में, तेलंगाना में, और आपका यहाँ पर एक और लगा लेना आंध्र प्रदेश में। और अपना जो सही जवाब हो जाएगा वो अब बताइए, दो तो ऑप्शन आपके मैंने यहाँ से हटा दिए हैं।
थैंक यू जाट साहब। एंड हाँ, सबको कर भैया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा मैम पुथांडु भी इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पुथांडु। और ऑप्शन नंबर ए वर्षा पिरप्पू, ये करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ओके जी, तो यहाँ पर ध्यान रखना। एनटीपीसी सीबीटी 1 का ये क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सेंगल उत्सव उत्तर भारत के किस राज्य के द्वारा आयोजित किया जाने वाला एक सांस्कृतिक महोत्सव है? बैसाखी, बिल्कुल सही, पंजाब की है। हमारे यहाँ मतलब नॉर्थ इंडिया में जैसे नवरात्रे शुरू हो जाते हैं उसके फर्स्ट डे से ही, है ना। फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रा आपका नववर्ष का दिन होता है। राहुल, एक बार बस आप एसएससी में रिफॉर्म हो जाने दो। अच्छा, डिवाइन करे मैम, हिम्मत नहीं रह गई अब तुक्का लगाने की। तो सेंगल उत्सव कहाँ हो जाएगा मैम? सेंगल, आपने सुना होगा सेंगाई हिरन। सेंगल, सेंगाई, सेंगाई हिरन अच्छे से याद है ना? कहाँ पाए जाते हैं, किस आपके पार्क में पाए जाते हैं? मैम मणिपुर की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, चाई हरोबा यहाँ का नववर्ष त्योहार है, हम बात कर रहे थे ना नववर्ष त्योहार की, तो मणिपुर विल बी द राइट आंसर। सेंगल, सेंगाई, मणिपुर। ओके, तो आपका यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और नहीं, ये मैं होमवर्क नहीं दे सकती, मतलब जिस क्वेश्चन को हर पेपर में पूछा जाता है, हर चौथे दिन मैं इसको करा रही होती हूँ, पता नहीं क्यों। और आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल ये सिंपल है, नागालैंड का। ठीक है, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल, बिल में कौन रहता है? नाग, नागालैंड। इस तरीके से आप कुछ फेस्टिवल्स तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, उनको आप इस तरीके से याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपका नागालैंड का है हॉर्नबिल फेस्टिवल। और ये भी सिंपल है, गर्म करने पर आपका कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? ये आपका है। एंड आप मुझे बताना, पानी में घुलनशील, पानी में घुलनशील विटामिन, और आपका वसा यानी कि फैट सोल्यूबल, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? और गर्म इसमें ना लगा लेना भैया, ठीक है। चलो, 1 दिसंबर से, वेरी गुड, 1 से 10 दिसंबर तक। बताओ। और एक बार क्लास को शेयर भी कर देना सभी। ये क्वेश्चन पक्का क्या आते हो? बी आंसर विटामिन डी। जी नहीं, आपका जो बी 1 है, थायमीन है जो, वो आपका गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। विटामिन बी और सी होते हैं पानी में घुलनशील। उसके अलावा ए, तो मैंने लिख दिया, सॉरी, ए डी ई के, जो कि ब्लड क्लॉटिंग में आपकी हेल्प करता है, ये होते हैं आपके वसा में घुलनशील। ठीक है, ओके, चलो आगे चले। मछली के लीवर में, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, और देखो पूछा हुआ भी है जेई ने 2019 में। मछली के लीवर से आपका जो लीवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन ए, विटामिन ई, डी, और आपका ये ए लिख लेना बच्चा। अच्छा, लिखा हुआ है, यहाँ नहीं लिखा, या फिर ओनली विटामिन डी, क्या होता है? विटामिन बी 12 होता है कोबलामाइन, वेरी गुड, या कोबाल्ट आप उसको कई बार बोलते हो। अच्छा राहुल कह रहे हैं, मैंने सबसे पहले बताया है। करण, एनटीपीसी के लिए 10 मिनट शो आएगा, बट एक बार मैं जो सोच रही हूँ, 10 मिनट शो क्या है? आपका एक रिवीजन का तरीका है ना। उसमें मतलब जिस भी थीम पर वो क्वेश्चन आता है 10 मिनट शो, उसमें उसी के आपके क्वेश्चंस होते हैं, वो एक रिवीजन शो है। तो मैं चाहती हूँ कि एक बार डेट अनाउंस हो जाए एनटीपीसी की, ताकि उस टाइम पे आपका रिवीजन और ज्यादा बेहतर हो जाए। बाकी आता रहेगा, टेंशन मत लो। विटामिन डी और ई इसमें दोनों ही होते हैं, तो बी विल बी द राइट आंसर आपका। अब ये है भैया तुम्हारा आज का होमवर्क क्वेश्चन, अब हम थक गए हैं, आई एम सो सॉरी। ये आज का आपका होमवर्क सवाल रहने वाला है, जो काफी इजी है। ग्रुप डी का ये सवाल है आपका। ग्रुप डी जो कि 26 मई को आपका इस पे फैसला आएगा, और दुआ करेंगे कि भगवान जी सिर्फ 26 मई से ये आगे ना बढ़े, जल्द से जल्द इसकी एग्जाम डेट अनाउंस हो जाए। जो भी इसमें चेंज उनको करना है, वैकेंसी बढ़ानी है, वो टावर जो चेंज कोर्ट करेगी वो तो उसी के ऊपर है।
चलो चंद्र प्रकाश सेन, आपकी बात बिल्कुल मान ली गई है और अब आप सबसे हम लेते हैं विदा। आपका होमवर्क क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास एंड होते ही आप ऑफलाइन कमेंट में उसका आंसर जरूर कर देना। इस क्लास को प्लीज लाइक करना जो आज पहली बार आए हैं। अगर आपको अच्छा लगे बच्चा पढ़ाने का तरीका तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो अपने एसएससी, रेलवे और यूपी ये स्टेट एग्जाम्स के लिए। एंड टेक केयर एवरीवन, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच। चंदर, रिवीजन के लिए बेस्ट ऑप्शन बता दो। 10 मिनट शो बाय नमू मैम, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, देखो जी।